अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 मास्टर सीरीज़ में आज हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। क्योंकि उन टॉपिक्स में अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं पास्ट ईयर एमसीक्यूज़ का, तो उन टॉपिक्स में जो मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। बार बार उन्हीं टॉपिक से एमसीक्यूज़ आए हैं, तो मैं आगे आप लोगों को चलकर यही बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन शर्त यह है आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अब यहाँ इस चैप्टर रिप्रोडक्शन में हमने क्या कुछ यहाँ पर डिस्कस करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखना है कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, कितनी उसकी टाइप वगैरह होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है ना। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ सिस्टम ही इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर सिस्टम को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर जो हार्मोन है वो कैसे रिलीज़ होता है, और जो स्पर्म है वो किस तरह से बनते हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को अगर मैं बताऊं ना सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस टॉपिक में आते हैं जी, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि हमारे पास ये जो स्पर्म है, ठीक है ना, वो कहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना, किन सेल्स की मदद से बनते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में कराती चली जाऊँगी जब ये टॉपिक पढ़ाऊँगी डिटेल से। फिर हमने यहाँ पर कवर करना है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। वो किस तरह से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ का प्रोसेस भी थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, लेंथी होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फिर कुछ सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो होते ही होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट होते हैं। तो वो मैं जब पढ़ाती चली जाऊंगी ना, आप लोगों को साथ साथ बताती चली जाऊंगी कि इस टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो फोर्थ जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हमने कवर करना है, दैट इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है ना, इससे भी सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट होते हैं। बार बार आप लोगों से जो हमारे पास डिजीज़ है ना, उनका काज बता दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो सपोज़ करो कि ये बैक्टीरिया का नाम ले लिया, और बैक्टीरिया का नाम लेकर आप लोगों को आगे ये बोला जाता है कि इस बैक्टीरियम से या इस काजेटिव एजेंट से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो यूँ आप लोगों से भी पूछा जाता है, या फिर सिम्टम देकर भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गए ये हमारे पास। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये तीनों चारों टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब से एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब मेन इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, वो आप लोगों को वीडियो जो है उसको देखनी पड़ेगी, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, देन ही आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। अब हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर अगर आप लोग ये सुन रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है। और एंड पर आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी देना है कि मैंने ये चैप्टर रिप्रोडक्शन जो कराया है, क्या आप लोगों को समझ आया है, क्या आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, या फिर आप लोगों के जो कंसेप्ट है उसमें जो है वो कन्फ्यूजन रह गई है। तो आप लोग मुझसे बोल सकते हो, और अगर आप लोगों की कन्फ्यूजन होगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी दूर करूँगी। सो हम यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पास्ट ईयर एमसीक्यूज़, यानी कि अगर हम किसकी बात करते हैं 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में किस यूनिवर्सिटी ने कितने एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से कंडक्ट किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, IBA की बात करते हैं, तो यहाँ से पिछले साल 5 एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए गए, ठीक है। और UHS की बात करें तो यहाँ से 6 एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए गए, और इसी तरह से
शिज़ाम्यू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ से जो है वो 3 MCQs कंडक्ट किए गए और KMU से जो है वो 6 MCQs कंडक्ट किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि सबसे ज़्यादा MCQs जो है वो UHS और KMU से लिए गए और फिर IBA ने कंडक्ट किए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो है वो मेन टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, और उनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जिनसे MCQs आते हैं मैं वो करा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं इसको क्या कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि मेकिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग मोर ऑफ वंस, ठीक है, मोर ऑफ वंस ओन काइंड। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो PMC है उसने 16 अगस्त यहाँ पर जो है वो डेट अनाउंस कर दी है MD-CAT की। तो ये आप लोगों का लास्ट जो है वो रिवीजन होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो भी आप लोगों को वन शॉट दिया जाता है उसको डिटेल से सुने, ठीक है ना, उसको अच्छे से सुने, फोकसली होकर बैठें, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास अगर हम देखें ना तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज के नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ठीक है ना, अब रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास रिप्रोडक्शन एक सिस्टम है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक सिस्टम है। अब यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो यहाँ पर हम दो जो है वो सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इन सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल की बात करें तो इनके अंदर सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स की बात करें क्योंकि इनमें मेल और फीमेल होते हैं तो इनमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और उन गैमेट्स की फिर क्या होती है, फ्यूजन होती है। तो इट्स मीन इसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें कोई गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि सिंगल पेरेंट है, तो सिंगल पेरेंट में कोई गैमीट इन्वॉल्व नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, ये जेनेटिकली क्या होते हैं, डाइवर्स होते हैं ड्यू टू जीन मिक्सिंग, यानी कि इनमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें एसेक्सुअल की तो एसेक्सुअल में कोई भी हमारे पास क्या होता है, जेनेटिकली डाइवर्जन नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट देखें ना तो ये स्लो होता है। ठीक है ना, और हमारे पास क्या होता है कि ये जो एसेक्सुअल का है ये हमारे पास रैपिड रेट होता है इसका। एग्जांपल्स की बात करें हमारे पास तो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की हमारे पास यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या करके जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन होती है यानी कि स्पोर्स का बनना है। इसी तरह से प्रोपिगेशन होती है, पार्थिनोजेनेसिस है, क्लोनिंग एंड एपोमिक्सिस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस। अब हम चलते हैं और मेन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो हम यहाँ पर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम यहाँ पर देखें ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब वर्ड आ जाए सिस्टम का तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई एक कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट मिलेंगे और यहाँ पर एक सिस्टम बनाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के हमारे पास यहाँ पर कॉम्पोनेंट होते हैं, दो तरह के आपको
स्ट्रक्चर जो है वो मेनली मिलते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होती है जी टेस्टिस। क्या होता है जी, इसमें टेस्टिस होती हैं। और टेस्टिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होनी होती है, यहाँ पर होनी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होती है यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे हार्मोन भी निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास काम होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें सारे के सारे हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसमें इंक्लूड होता है। और अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम देखें तो इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, ये ट्रांसपोर्ट करता है जी स्पर्म को। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो जो है वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि टेस्टिस हमारे पास, ये जो आप लोग देख रहे हो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। राइट लेफ्ट आप लोगों को बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम टेस्टिस कहते हैं। अच्छा, इन टेस्टिस के अलावा जितना भी आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर रिमेनिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। वो आगे चल के मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि उसमें फिर मज़ीद कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पर हमारे पास टेस्टिस हैं। अगर मैं आप लोगों को टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो टेस्टिस हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये किस तरह से है, ये बैग लाइक है, ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो टेस्टिस होती हैं आउटसाइड द बॉडी हैंग की होती हैं। क्यों हैंग की होती हैं, अच्छा यहाँ से भी एमसीक्यूज आया है कि जो टेस्टिस होती हैं ये आउटसाइड द बॉडी क्यों हैंग होती हैं। द रीज़न इज़ दैट कि जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो टेस्टिस होती हैं ये क्या है कि ये बाहर की तरफ हैंग होती हैं, ठीक है। समझ आ गई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से भी मैंने एमसीक्यू देखा है, ठीक है ना। अब मैं मज़ीद आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम इस टेस्टिस को इंटरनली देखना चाहें तो इसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। ये जी आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये वाले डायग्राम आप लोग देख रहे हो। तो इसके अंदर कौन कौन से मजीद स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बाहर आप लोगों को क्या दिखता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट मिलती है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना यूँ इस तरह से करके, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से क्या मिलती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट मिलती है। और इस शीट को हम नाम क्या दे देते हैं जी, इस शीट को हम नाम दे देते हैं जी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब इस शीट के अंदर आप लोगों को ना यहाँ पर कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना यूँ इस तरह से करके, ये आपको क्या मिल रहा है, कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं जी टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल, इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इन लोब्यूल्स के अंदर फिर मज़ीद आप लोगों को यहाँ पर ये क्या दिखता है, ये जो आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली आप लोग ये जो यूँ इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, यूँ इस तरह से ट्यूब्यूल लाइक आप लोगों को जो है वो क्या दिखता है, एक स्ट्रक्चर दिखता है। और इसको हम फिर नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जी सेमिनिफेरस, ठीक है, नाम याद रख लें, सेमिनिफेरस ट्यूब्स का हम इनको नाम देते हैं। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्यूब्स होती हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर ही हमारे पास क्या होना होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होनी होती है और इन्हीं के थ्रू ही हार्मोन ने क्या होना होता है, रिलीज़ होना होता है। तो आगे चल के फिर मज़ीद मैं आप लोगों को सेमिनिफेरस ट्यूब का स्ट्रक्चर बताती हूँ। अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि इन टेस्टिक्युलर लोब्स के अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल होते हैं, ठीक है ना, यूँ इस तरह से जो कंपार्टमेंट होते हैं, एक टेस्टी की बात करें तो इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं आपको बता दूँ, ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं।
और हर कंपार्टमेंट के अंदर फिर आप लोगों को कितने जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं, तकरीबन 2 से 3, हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 आप लोगों को क्या मिलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब से फिर मज़ीद छोटी छोटी क्या निकल रही होती हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये जो आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है, ये ब्रांचेस आप लोग देख रहे हो, तो इनको हम नाम क्या दे देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं जी ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या हम नाम दे देते हैं जी, ट्यूबुलाई रेक्टाई का इनको हम नाम दे देते हैं। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई फिर ओपन हो जाती है, ये जो आप लोग ब्लू कलर में देख रहे हो, ठीक है, ये ब्लू कलर में फिर ओपन हो जाती है एक ट्यूब के अंदर जिसको हम कहते हैं रीटे टेस्टिस। क्या हम कहते हैं इसको, रीटे टेस्टिस का इसको नाम दे देते हैं। और फिर हमारे पास रीटे टेस्टिस के बाद फिर ये मज़ीद छोटी सी एक ट्यूब में ओपन होती है, ये जो आप लोग ट्यूब देख रहे हो, ठीक है, इस ट्यूब को फिर हम नाम क्या दे देते हैं जी, इसको हम नाम दे देते हैं जी वाजा एफरेंशिया। क्या नाम दे देते हैं, वाजा एफरेंशिया, ठीक है, ये इसको हम नाम दे देते हैं। अब ये जो वाजा एफरेंशिया होती है ना, वाजा एफरेंशिया फिर ये जो आप लोग पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की ये जो आप लोग एक ट्यूब देख रहे हो, ये इसके अंदर ओपन हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं हम इसको, एपिडिडाइमस, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इस एपिडिडाइमस को देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, एपिडिडाइमस, और ये इसके हैं हमारे पास क्या चीज़, पार्ट्स हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है जी कैपुट, ठीक है, ये कैपुट होता है। कैपुट के बाद आप लोगों को ये जो मिडल पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी बॉडी। क्या हम इसको कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, कॉर्डा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 हमारे पास मज़ीद स्ट्रक्चर होते हैं। अब फिर हमारे पास ये जो एपिडिडाइमस होती है ना, एपिडिडाइमस फाइनली ओपन हो जाती है एक और ट्यूब के अंदर जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, वाज डेफरेंस का। किसका नाम दे देते हैं जी, वाज डेफरेंस का, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो ये था हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि टेस्टीज के अंदर ही क्या होती है, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे निकलता है, इस चीज़ के बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने लगे हैं। और बात याद रखिएगा एक, कि स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन की यहाँ पर रिलीजिंग किस तरह से होती है, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, क्या कुछ होता है, इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज कंडक्ट किए जाते हैं वो इन्हीं 2 टॉपिक से किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का निकलना है, ठीक है, ये। और फिर मज़ीद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर भी हमारे पास एमसीक्यूज देखे गए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस और हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है उस हार्मोन की रिलीजिंग। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस है या फिर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का निकलना है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहाँ होती हैं, हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर होती हैं। कितनी होती हैं, 2 से 3 होती हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने गोल गोल सर्कल बनाए हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं, ठीक है ना। मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्स का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो बाकी 2 भी सेम है, ठीक है ना, उनको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक को सीख लिया आपने, बाकी भी जो है वो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्स का स्ट्रक्चर भी सीख लिया। तो यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर आप लोगों को जो है वो 2 तरह के सेल्स मिलते हैं। एक यूँ इस तरह से करके सेल्स मिलते हैं, ठीक है, यूँ इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सारा नहीं बना रही, चले मैं सारा बना ही देती हूँ, ठीक है। यूँ इस तरह से करके आपको क्या मिलते हैं जी, क्यूबॉइडल आप लोगों को सेल्स मिलते हैं, ठीक है। इन क्यूबॉइडल सेल्स को, ये जो आप लोग येलो कलर के देख रहे हो, इन क्यूबॉइडल सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या हम बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया,
गोनिया का हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारे पास एक और सेल्स होते हैं, ठीक है ना। यूँ इस तरह से करके मैं आपको बना के दे देती हूँ, ठीक है। यूँ इस तरह से करके आप लोगों को जो है वो सेल्स दिखते हैं यूँ। इन सेल्स को फिर हम नाम क्या दे देते हैं, इन सेल्स को हम नाम दे देते हैं जी, हमारे पास सर्टोलाई सेल हैं। ये कौन से सेल हैं, ये हैं जी सर्टोलाई सेल हैं, ठीक है ना। ये दो तरह के सेल हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और सर्टोलाई सेल क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पर्म बन रहे होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म को जिंदा रहने के लिए यहाँ पर नरिशमेंट चाहिए। तो ये जो हमारे पास सर्टोलाई सेल होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किनको, स्पर्म्स को। ये क्या बनाता है, ये स्पर्म को बनाता है, और ये जो हमारे पास सर्टोलाई सेल है यहाँ पर ये क्या करता है, नरिशमेंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया किस तरह से जो है वो स्पर्म बनाते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है ना। यहाँ पे H लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, N है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जो स्पर्मेटोगोनियम आप लोगों को मिलता है। ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ये डिप्लाइड होता है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्रोमोसोम की तादाद जो है ये यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर कंप्लीट मिलती है। अब इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है माइटोसिस, ठीक है ना। माइटोसिस यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, ये वर्ड मैंने लिखा है उर्दू में। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आप पढ़ाते पढ़ाते उर्दू क्यों लिखती हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यूँ समझ ले कि हर इंसान की अपनी ना एक आदत होती है, ठीक है। तो मेरा टीचिंग स्टाइल में ये है कि मैं लिखते लिखते कभी जो है वो उर्दू के वर्ड्स जो है वो लिख देती हूँ। एंड मेरा नहीं ख्याल कि इससे आप लोगों को कोई भी परेशानी होती होगी, क्योंकि उर्दू हमारा एक नेशनल लैंग्वेज है और आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ, और आप लोग इतने तो माशाल्लाह ज़हीन हैं, मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन है कि आपको इसकी इंग्लिश भी आती है, ठीक है ना। आपको आती है इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी आदत से क्या हूँ, मजबूर हूँ, बस लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने क्या कहा कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस के रिजल्ट में ये क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होता है, डिप्लाइड होता है, यानी कि इसके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। इसके अंदर भी कितनी होती है, 46 होती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या करता है, ये यहाँ पर करेगा जी मियोसिस फर्स्ट करेगा। क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। अब मियोसिस के अगर हम देखें तो दो फेज़ हैं। तो यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, और मियोसिस जब करेगा, ठीक है, तो इससे हमारे पास दो सेल बनेंगे। एक यहाँ पर ये वाला बनेगा और दूसरा ये वाला बनेगा, और अब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई थी, तो इससे बनने वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास हप्लाइड होगा कि डिप्लाइड होगा। ऑब्वियसली हमारे पास ये क्या होगा, हप्लाइड होगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक रिडक्शन फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। फिर हमारे पास क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुई थी, तो इसका सेकंड फेज भी हमारे पास रहता है। तो जो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या करते हैं, ये मियोसिस सेकंड करते हैं। क्या करते हैं, मियोसिस सेकंड यहाँ पर ये करते हैं, और उसके रिजल्ट में फिर हर सेल से मज़ीद दो सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये वाला जो सेल था, ठीक है, इससे मज़ीद ये दो सेल बने, इस सेल से फिर मज़ीद दो सेल्स बने, ठीक है। और ये किस तरह के होते हैं, ये राउंड स्पर्मेटेड होते हैं, यानी कि ये मेच्योर नहीं होते, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास ये जो राउंड स्पर्मेटेड होते हैं ना, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये हमारे पास एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अच्छा, जब हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुई थी, तो हमारे पास ये क्या थे, हप्लाइड थे। अब हमारे पास जब मियोसिस सेकंड हो भी जाएगी और इससे नए सेल बन भी जाएंगे, तो जो नए सेल बनेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, हप्लाइड होंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो स्पर्म बनेंगे ये भी हमारे पास क्या होंगे, हप्लाइड होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर इस तरह से होती है। हुई कहाँ पर है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स में प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के थ्रू होती है। ये कब होगी, जब हमारे पास एक मेल अपनी प्यूबर्टी एज को पहुंचता है।
अब मैं मज़ीद आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो मज़ीद किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है स्पर्म के स्ट्रक्चर में जिससे एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है ना। अब मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ये जो स्पर्म होते हैं, ठीक है ना, अब स्पर्म के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके मेजरली हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये जो आप लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जी हेड का, ठीक है ना। अब हेड को देखें तो हेड के अराउंड आप लोगों को फिर एक लेयर दिखती है, ठीक है ना, और उस लेयर को फिर हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, एक्रोसोम का नाम दे देते हैं। किसका? एक्रोसोम का हम इसको नाम दे देते हैं। अब इस एक्रोसोम को अगर मैं बताऊँ, इसके अंदर मज़ीद आप लोगों को जो है ना एक एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? एक एंजाइम आप लोगों को मिलता है, और उस एंजाइम का नाम हमारे पास क्या है, हाइलोरोनिडेज, ठीक है ना। उसको हम नाम क्या दे देते हैं जी, हाइलोरोनिडेज। अच्छा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि एंजाइम जो है वो क्या है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है? देखो भाई, हमारे पास अगर हम देखें ना, जो फीमेल के अंदर जो एग सेल होता है, ठीक है ना, ये सपोज कर लो ये एग सेल है, एग सेल के बाहर ना एक लेयर होती है यूँ इस तरह से करके, ठीक है, और उस लेयर के अंदर ना आप लोगों को अगर मैं बताऊँ ये लेयर किस चीज़ से मिलके बनी है, ये बनी है हाइलुरोनिक, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड से मिलके बनी है। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड की लेयर होती है ना, ये स्पर्म को इस एग के अंदर, ठीक है ना, स्पर्म को इस एग के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है ना, अनटिल के ये जो है वो हाइलुरोनिक एसिड की जो लेयर है ये हट ना जाए, ठीक है। तो हटने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एंजाइम है, किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर ये एंजाइम हाइलुरोनिडेज क्या करता है, इस हाइलुरोनिक एसिड की लेयर में क्या कर देता है, होल कर देता है, जिसकी वजह से ये फिर इजीली क्या हो जाता है, इस एग सेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो ये वाला जो अब मैंने पॉइंट पढ़ाया है ना कि हमारे पास हाइलुरोनिडेज एंजाइम किस लिए होता है, या फिर हमारे पास ये जो एंजाइम है, सॉरी ये जो स्पर्म है, ये हमारे पास एग सेल के अंदर क्यों पेनिट्रेट नहीं हो पाता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड। अब किस तरह से ये पेनिट्रेट करेगा तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड पार्ट दिखता है, एंड दैट इज हमारे पास होता है जी मिड पीस। क्या हम इसको कहते हैं, मिड पीस हम इसको बोलते हैं। अब मिड पीस से पहले यहाँ पर ना आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा जो है इस तरह करके नेक सेल भी मिलता है, ठीक है ना। अब इस मिड पीस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सॉरी, सेल नहीं है, ये एक ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सेंट्रियोल भी मिलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो है वो स्पर्म को देखें तो ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, इसने मूव करना होता है, इसने जिंदा भी रहना होता है, तो यहाँ पर इसको जो है वो एनर्जी चाहिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसकी एनर्जी को पूरी करेगा। दूसरा हमारे पास जो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्यों प्रेजेंट होता है, हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें जो सेंट्रियोल होता है ना, ये जैसे बन चुका होता है ना, फिर इसकी डिवीजन नहीं होनी होती। अब सेंट्रियोल का काम किस में होता है, सेल डिवीजन में होता है, तो इसकी सेल डिवीजन तो नहीं होनी होती, फिर ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल में आपको क्या मिलती है, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या मिलती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है ना, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो धागे होते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये लंबे हो करके फिर स्पर्म का ये यहाँ पर क्या बना देते हैं, थर्ड पार्ट बना देते हैं, और वो है हमारे पास क्या चीज़, टेल, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म की टेल को बनाने में किसका रोल है जी, सेंट्रियोल का रोल है। और टेल आप लोगों को पता है स्पर्म के स्ट्रक्चर में इसकी मूवमेंट कराती है। तो ये मैंने आप लोगों को स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। यहाँ से भी एमसीक्यू आता है, इसके ये वाला जो हेड वाला पोर्शन है ना, इससे यहाँ से एमसीक्यू जो है वो आता है। अब यहाँ पर पिछली स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर 2 काम होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने देख लिया स्पर्म किस तरह से बने, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब दूसरा हमारे पास होता है जी सर्टुलाई सेल, ठीक है ना। सर्टुलाई सेल एक तो हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये
जो सर्टोलाई सेल होता है ना, एक और चीज़ भी रिलीज़ करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है, एंड दैट इज़ दी LH। वो आगे चलकर अभी मैं आप लोगों को हार्मोनल कंट्रोल के अंदर बताती हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ ली। सेमिनिफेरस ट्यूब्स का दूसरा काम क्या था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालना। अब वो कैसे निकलेगा? अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है ना, यहाँ पर आप लोगों को इनके अराउंड क्या दिख रही है? ये स्पेस दिख रही है, जिस स्पेस को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं जी? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ना स्पेशल सेल्स मिलते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर है, तो इसीलिए इन सेल्स को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं? इंटरस्टिशियम सेल। क्या नाम दे देते हैं? इंटरस्टिशियम सेल्स का नाम दे देते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम जो कि आप लोगों को पता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी लेडिग सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है हमारे पास ये जो लेडिग सेल होते हैं ना, ये एज एन एंडोक्राइन सेल के तौर पर काम करते हैं, और इनसे ही क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। सपोज करो यहाँ से ये हार्मोन यहाँ से निकला। अब ये जो हार्मोन है, ये तो टेस्टिस, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स है ना, इनके बाहर निकल रहा है, इनके स्पेस में निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस जो हार्मोन है, इसको यहाँ पर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर आना है, तो किस तरह से लेकर आएंगे? ये जो सर्टोलाई सेल होता है, सर्टोलाई सेल की हेल्प से ये यहाँ पर आएंगे। ये जो सर्टोलाई सेल होता है ना, ये एक हमारे पास प्रोटीन को रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, नाम याद रख लें। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को यहाँ पर ये रिलीज करता है, और इस प्रोटीन की हेल्प से फिर ये जो हमारे पास क्या बना है? हार्मोन बना है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर पहुँच जाता है। तो ये यहाँ तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर मज़ीद जो है वो देखते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका दूसरा हमारे पास ऑर्गन है, वो हमारे पास क्या है जी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास जितना भी रिमेनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी ऑर्गन होता है ना, इसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जाने का रास्ता क्या होता है? एक ही होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो किसी हद तक यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी साथ में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब किस तरह से हम इसको जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये आप लोगों को ये जो दो ट्यूब्स दिख रही हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं? ये है जी यूरेटर, ठीक है ना। यूरेटर फिर आप लोगों को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये ओपन हुआ मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेनरी ब्लैडर, हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और फिर यूरेनरी ब्लैडर फिर आगे मजीद ये जो आप लोग एक ट्यूब देख रहे हो, ये किस में ओपन हो जाता है? ये फिर यूरेथ्रा में जो है ये यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि थोड़ा बहुत हमने क्या देख लिया जी? एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर हम जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या इंक्लूड होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स का काम हमारे पास अगर हम देखें तो उसका काम क्या होता है? एक तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और दूसरा ये कॉपुलेट करवाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ये क्या करवाते हैं? कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा, और वो था हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़? टेस्टिस। टेस्टिस को मैंने डिटेल से अभी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब टेस्टिस से मैंने कहा था कि एक ट्यूब बाहर को निकली होती है, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं? हम इसको नाम दे देते हैं वास डेफरेंस का। क्या नाम दे देते हैं? वास डेफरेंस का हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये जो वास डेफरेंस होती है ना, फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के एरिया में एक जो है वो स्वेलन पोर्शन होता है, उसमें जाकर ओपन हो जाती है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं जी? एम्प्यूला का नाम दे देते हैं। अब इस एम्प्यूला के बाद आप लोगों को जो है वो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो पर्पल कलर में, ये राइट लेफ्ट आप लोगों को ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पेयर्ड है। और इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं जी? सेमिनल वेजिकल,
ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये जो सेमिनल वेसिकल होता है ना, यहाँ पर ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड से हमारे पास किस तरह की जो सेक्रेशन है वो होती है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लोकेशन की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो सेमिनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, जंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो ये हमारे पास क्या है कि ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, तो जंक्शन ऑफ दी क्या चीज़, स्पर्म डक्ट एंड दी इजैकुलेटरी डक्ट। और अगर हम इसका काम देखें तो ये जो हमारे पास, क्योंकि सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है, तो इसके अंदर किस तरह की सेक्रेशन होगी कि ये प्रोड्यूस करता है 60 to 70% ऑफ द सीमन, ठीक है ना। और इसकी जो सेक्रेशन होती है वो क्या होती है, वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अब अल्कलाइन फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी सिस्टम से क्या होता है, रिलेट कर रहा होता है। तो यहाँ से हमारे पास स्पर्म के जाने का और यूरिन के जाने का जो पाथवे है वो एक होता है। अब अगर यहाँ पर सपोज करो पहले यूरिन पास हो चुका है तो रास्ता एसिडिक हो चुका है, और अगर बाद में अब सीमन में जाना है तो सीमन क्या करेगा कि उसमें जो स्पर्म होते हैं वो उस एसिडिक जो रास्ता होगा उस पर नहीं चल सकेंगे, वो डाई कर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सेमिनल वेसिकल की जो सेक्रेशन है वो अल्कालीन होती है, जो कि उस एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। अब इस अल्कालीन फ्लूइड में आपको क्या क्या दिखता है, जैसे कि फ्रक्टोज है, आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड है एंड कोएगुलेशन एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेमिनल वेसिकल होता है इसके अंदर जो हमारे पास सेक्रेशन होती है, ये एक तो स्पर्म को क्या करती है, नरिशमेंट देती है, और उसकी जो मोटेलिटी होती है ना उसको भी क्या कर देती है, इन्हेंस कर देती है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, सेमिनल वेसिकल। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे पास एक दूसरा ग्लैंड होता है, ये वाला, ठीक है ना। ये हमारे पास किस तरह का ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड है। बेशक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा कि यूँ इस तरह से करके यूँ आप लोगों को लोब्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये दो पार्ट नहीं है, ये हमारे पास एक सिंगल ग्लैंड ही है। अब इस सिंगल ग्लैंड को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, प्रोस्टेट, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का हम इसको नाम दे देते हैं। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आप लोगों को जो है वो क्या क्या दिखता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी लोकेशन देखें तो ये क्या करता है, इनसर्कल द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द ब्लेडर। आप लोग देख सकते हो कि ये ब्लेडर की क्या है, ये ब्लेडर के बिल्कुल नीचे की तरफ है। अब ये 20 to 30% कंट्रीब्यूशन होती है इसके सीमन प्रोडक्शन में, और इसकी जो प्रोडक्शन होती है ये क्या होती है, मिल्की होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, फ्लूइड कॉन्टेन सिट्रिक एसिड एंजाइम, जिसका नाम हमारे पास क्या है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है। इसके अलावा जिंक होता है टू एक्टिवेट स्पर्म एंड लिक्विफाई द सीमन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस जो ग्लैंड है उसमें से कौन सी सेक्रेशन निकल रही है और उसका हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या है। फिर हमारे पास तीसरी आती है, ठीक है ना, तीसरा आप लोगों को ग्लैंड मिल रहा है एंड दैट इज़ द पेयर्ड ग्लैंड। ये आप लोग ये वाला ग्लैंड जो देख रहे हो, ठीक है ना, ये पेयर्ड ग्लैंड होता है। और इस पेयर्ड ग्लैंड को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड होता है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन बताऊं तो ये क्या होता है, जंक्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरिथ्रा आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट मिलता है। और इसके यहाँ पर कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 5 to 10% ये कंट्रीब्यूट करता है सीमन की प्रोडक्शन में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी सेक्रेशन किस तरह की होती है, ये सेक्रेट अ क्लियर म्यूकस लाइक फ्लूइड दैट लुब्रिकेट एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द यूरिथ्रा। यानी कि ये लुब्रिकेट भी करेगा, रास्ते को जो है वो यहाँ पर क्या बनाएगा, स्लिपरी बनाएगा, और इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज भी करेगा एसिडिक इफेक्ट को, यानी कि एसिड के इफेक्ट को ख़त्म भी करेगा। और यहाँ पर फिर हमारे पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और स्पर्म इजीली क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं, ये जो हमारे पास ग्लैंड्स है ना, इनसे भी एमसीक्यूज यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ से जो है वो एमसीक्यू आते हैं, आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है।
अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है एंड दैट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। ठीक है ना, यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं, ये बात याद रखिए आप लोग, यहाँ से भी क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। इसमें हम हार्मोनल कंट्रोल में हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म जो है इसका बनना किसके कंट्रोल में होता है, स्पर्म ने कब ज़्यादा रिलीज़ होना है, कब कम रिलीज़ होना है, किन किन हार्मोन्स का रोल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पर्म है, स्पर्म की ये जो हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल में आती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो हार्मोन हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर GnRH एक हार्मोन है, ये रिलीज़ होता है। दूसरा FSH रिलीज़ होता है। तीसरा LH रिलीज़ होता है। और चौथा हमारे पास एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन। ठीक है ना, तो ये हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होते हैं। अब इन हार्मोन्स का क्या क्या हमारे पास रोल है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हार्मोन निकलते कहाँ से हैं, तो ये हार्मोन जो है वो मेल के पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से जो है ये रिलीज़ होते हैं। अब होता क्या है कि जब एक मेल जो है वो अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचता है तो जो उनका हाइपोथैलेमस होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो एक हार्मोन निकालता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, GnRH, यानी कि नाम लिख लें आप लोग, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आई रिपीटेड कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से क्या करता है, निकालता है। अब इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का अगर मैं आपको काम बताऊँ तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किस चीज़ को एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पीजी लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, फिर ये क्या करता है, ये दो हार्मोन निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है, दो हार्मोन निकालता है। एक है हमारे पास क्या चीज़, FSH। ठीक है ना, अब ये FSH को रिलीज करेगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, LH। अब आप कहेंगे कि FSH और LH तो हमने पढ़ा था फीमेल के अंदर, वहाँ पर ये इनका रोल था। अब फीमेल में FSH क्या करा रहा था, फीमेल में जो है वो FSH फॉलिकल्स को बनवा रहा था और LH जो है वो ओव्यूलेशन करवा रहा था। अब मेल के अंदर तो ये सब कुछ नहीं होता, तो मेल के अंदर ये हार्मोन क्यों प्रेजेंट है। देखो भाई, जो हार्मोन FSH है और LH है दोनों में प्रेजेंट होंगे, मेल फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनका जो फंक्शन है मेल के अंदर और होगा और फीमेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, और होता है। अब FSH मेल के अंदर जो है ये यहाँ पर क्या रोल परफॉर्म करता है, ये क्या करेगा, ये जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्स के पास। किसके पास जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के पास जाएगा और ऑर्डर करेगा किस चीज़ को, सर्टोलाई सेल को। अब सर्टोलाई सेल क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, अब इस सर्टोलाई सेल को जब ये ऑर्डर करेगा क्या, ऑर्डर ये देगा कि तुम जो है ना स्पर्म की डेवलपमेंट करो। मीन टू से यहाँ पर क्या करवानी होती है, इसने स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी होती है इसने। ठीक है, FSH जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्स के पास, वहाँ पर सर्टोलाई सेल को ऑर्डर करता है कि तुमने क्या करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। याद हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा होता है जी LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अब ये क्या करेगा, ये भी जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्स के पास और ये ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर देगा लीडिक सेल को। ठीक है, अब लीडिंग सेल हमारे पास यहाँ पर क्या करना होता है, इसने जो है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि लीडिंग सेल कहाँ पर होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होते हैं। तो लीडिंग सेल ये क्या कर रहा था, ये हार्मोन निकाल रहा था एंड दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए, FSH भी और मैंने LH का भी। तो इस तरह से हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल से क्या होते हैं, जिस स्पर्म बनते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक हेल्दी पर्सन में एवरेज कितने जो है वो स्पर्म बनते हैं, 400 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब स्पर्म बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो इनको स्टॉप भी तो करना होता है ना, तो इनको स्टॉप किस तरह से करेंगे। अब देखो भाई, जब बहुत ज़्यादा स्पर्म बन जाते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास एक हार्मोन निकलता है एंड दैट इज़ द इनहिबिन।
क्या निकलता है जी, इनहिबिन निकलता है। इनहिबिन फिर ये क्या करता है, ये हमारे पास ये जाएगा, किसके पास जाएगा, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। ठीक है, ये हाइपो लिख रही हूँ, आगे खुद ही समझ जाइएगा कि ये क्या है जी, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस के पास जाता है और इससे फिर हमारे पास क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस था उससे क्या निकल रहा था, हमारे पास GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था। तो ये हाइपोथैलेमस में जा करके क्या करेगा, GnRH की जो हमारे पास रिलीजिंग होगी उसको क्या कर देगा, उसको यहाँ पर स्टॉप करवा देगा। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, ये एक्टिवेट कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को और FSH और LH रिलीज करवा रहा था। अब जब ये हार्मोन नहीं निकलेगा, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं जाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं जाएगा तो FSH भी नहीं निकलेगा और LH भी यहाँ पर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर FSH नहीं निकलेगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे, LH नहीं निकलेगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है अगर स्पर्म जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब सवाल ये है कि स्पर्म कम भी तो हो सकते हैं, और जब स्पर्म कम होंगे तो हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास जब ये कम हो जाते हैं तो GnRH जो है वो खुद ही निकलना बंद कर देता है। ठीक है ना, अब जब ये खुद ही बनना जो है वो बंद कर देगा, फिर इससे क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने FSH और LH को निकालेगा, मतलब फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। यहाँ तक हमने जो है वो जो भी देखा है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो भी मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है, वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, इसको शेयर भी करना है, और चैनल को आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब भी करना है। अब हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को क्या मिलते हैं, दो ही ऑर्गन्स मिलते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें आपको मिलता है ओवरीज, और ओवरीज का अगर हम काम देखें यहाँ पर तो इसके दो काम होते हैं। एक होता है जी oogenesis कराना यानी कि एग फॉर्मेशन करवाना, और दूसरा रिलीज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। ये इसके दो काम होते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइट लेफ्ट, आप लोगों को दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। ठीक है ना, और फिर ओवरीज के बाद जितना भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं जी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम दे देते हैं, जिसमें आप लोग क्या देखेंगे, पेयर ऑफ ओविडक्ट देखेंगे, आप लोग यूट्रस देखेंगे, और आप लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास ओवरीज के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, मजीद इसके अंदर हम यहाँ पर oogenesis भी देखते हैं। ठीक है ना, और हार्मोन कैसे रिलीज होता है ये भी हम देखते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो फीमेल के अंदर उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ते हैं, दैट इज़ दी, हमारे पास क्या होती है जी, ओवरीज होती हैं। ठीक है ना, अब ओवरीज के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि जो ओवरीज होती हैं, अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर आप लोगों को जो है ना दो पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, सपोज करो ये ओवरी है, ओवरी का अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले तो इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक आप लोगों को क्या दिखता है जी, कॉर्टेक्स आप लोगों को दिखता है, और दूसरा ये दरमियान वाला पोर्शन जो है इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं जी, मेड्यूला का, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये दो आप लोगों को रीजन दिखते हैं। अब ओवरी के कॉर्टेक्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और मेड्यूला में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों को हमारे पास ये जो ओवरी होती है, ओवरी के बाहर आप लोगों को ये जो लेयर है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो आप लोगों को लेयर दिख रही होती है, ठीक है, बाहर की तरफ, ये जो आप लोगों को सबसे बाहर लेयर दिख रही होती है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, ये जर्मिनल एपिथेलियम की एक सेल होती है। क्या होती है जी, इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल। ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होती है, जर्मिनल एपिथीलियम होती है ना, बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
कि ये जो ओवरी होती है ना, इसको हमारे एब्डोमेन के साथ क्या करती है, अटैच करवाती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम के बाद एक और लेयर दिखती है, यूँ इस तरह से करके इसमें फिर क्या होता है, और सेल्स होते हैं और लेयर होती है एक सेल्स की, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे नाम कहते हैं, ये पूरी ओवरी में होगी, ठीक है, मैं बस इतना ही बना रही हूँ। ये जो हमारे पास दूसरी लेयर होगी जर्मिनल एपिथेलियम के बाद, इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं जी, ट्यूनिका, ठीक है, एल्बोजीनिया का हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास जो ओवरी है, ओवरी में कॉर्टेक्स का रीजन आता है। अब इस कॉर्टेक्स के रीजन में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं, और उन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं जी, फॉलिकल सेल्स का हम नाम दे देते हैं। अब ये जो आप लोग यहाँ पर, ये आप लोग छोटे छोटे येलो कलर के अंदर जो सेल्स देख रहे हो, ये हमारे पास कौन से सेल होते हैं, ये हैं जी फॉलिकल सेल होते हैं। जब एक फीमेल जो है ये पैदा होती है तो उसकी बॉडी में अल्लाह पाक ये फॉलिकल सेल रख देता है, ठीक है ना। ये फॉलिकल सेल पड़े रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे अनटिल के जब एक जो हमारे पास क्या होती है फीमेल है, वो अपनी प्यूबर्टी की एज को ना पहुंच जाए। जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचती है तो ये फॉलिकल सेल जिनके, अच्छा, ये जो फॉलिकल सेल होते हैं ना, इनके अंदर एक छोटा सा हमारे पास एक सेल पड़ा होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं, ठीक है। क्या होता है जी, ओगोनियम पड़ा रहेगा जब तक एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी को नहीं पहुंच जाती। जैसे ही फीमेल अपनी प्यूबर्टी को पहुंचती है तो फिर होता क्या है कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं, इसको हम नाम क्या दे देते हैं जी, फॉलिकल। फिर फॉलिकल से फिर ये क्या बन जाते हैं, ये जो आप लोग सेल देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये क्या बन जाता है जी, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल की यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा होगा। और हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसमें एग भी होता है, एग भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको नाम क्या देंगे, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे जी सेकेंडरी फॉलिकल का, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से फिर ये मज़ीद कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या हो जाता है जी, ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में आप लोगों को क्या दिखता है, एक कैविटी दिखती है। क्या दिखती है, एक कैविटी दिखती है। इस कैविटी को हम नाम क्या देते हैं जी, एंटरम का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक एग पड़ा होगा, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ये एग पड़ा है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास टर्शरी फॉलिकल होता है ना, टर्शरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये आप लोग जो सेल देख रहे हो ये इस तरह से, ठीक है, ये पूरा बंद है अभी, और इसके अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक एग दिख रहा है। तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये सेल जो देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल से फिर क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एग है ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली रप्चर होगा यहाँ से, ठीक है ना। रप्चर होने के बाद यहाँ से ये जो एग होता है, ठीक है, ये एग क्या कर लेगा, ये एग हो जाएगा जी रिलीज, यानी कि एग बाहर निकल आएगा। और जब ये एग बाहर निकल आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझ ली। अब ये जो सारे के सारे सेल्स की कन्वर्जन हो रही है ना, बेसिकली कहाँ पर हो रही है, ओवरी के कॉर्टेक्स में हो रही है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये सारे का सारा हमारे पास प्रोसेस कॉर्टेक्स में हो रहा है, तो हम इसको एक और चीज़ का भी नाम दे देते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, फॉलिक्यूलर जेनेसिस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर जेनेसिस भी हम इसको बोलते हैं। अब मज़ीद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से जब एग निकल जाता है तो इसकी अगर आप लोग शेप देखो ना, तो ये फिर इर्रेगुलर शेप हो जाती है, इसकी शेप बिगड़ के रह जाती है, ठीक है ना। और अब ये हमारे पास इसके अंदर एग नहीं है, तो फिर हमारे पास ये किस तरह से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज एन एंड्रोजन सेल, और इसका फिर हमारे पास नाम क्या हो जाएगा जी, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये हार्मोन निकालेगा, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन निकालेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चलकर, जब मैं आप लोगों को हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगी। फिर हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये मज़ीद कन्वर्ट होते होते फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाइट बॉडी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वाइट बॉडी को हम क्या नाम दे देते हैं जी, कॉर्पस एल्बिगस,
क्या नाम देते हैं जी, कॉर्पस एल्बीकस का हम इसको नाम दे देते हैं। तो ये जो सारे का सारा हमने सेल्स पढ़े, ये बेसिकली हमारे पास किस में आते हैं, कॉर्टेक्स में आते हैं। अब हमारे पास बात करते हैं किस चीज़ की, मेड्यूला की बात करते हैं। तो मेड्यूला के अंदर आपको क्या दिखता है जी, आप लोगों को दिखती हैं जी ब्लड वेजल, आप लोगों को दिखती हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या दिखती है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जी जो है स्ट्रोमा आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोगों को क्या देखने को मिलता है जी, स्मूथ प्लस इलास्टिक मसल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर, हम उसकी बात करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स जो है वो ऑर्गन बताऊं, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ओविडक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस होता है और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। ठीक है ना। अब इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेजरली काम देखें तो इसका काम क्या होता है कि एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये ट्रांसफ़र करवाता है किस चीज़ को, एग को। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी होती है और प्रेगनेंसी भी यहाँ पर ही कंसीव होती है। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन करके इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो राइट लेफ्ट आप लोगों को दो जो है वो आर्म की तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं जी, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये जो ट्यूब होती है ना, इसके अंदर फिर मज़ीद आप लोगों को जो है वो यहाँ पर क्या मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ पार्ट्स दिखते हैं। अब ये जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, मैं मज़ीद आपको बताऊँ तो इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, सीलिया मिलता है। अब सीलिया क्यों मिलता है, सीलिया हमारे पास क्या होता है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, इसको मूवमेंट करानी होती है। तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया होते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या मिलता है जी, स्मूथ मसल मिलते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल होते हैं ना, क्योंकि मसल है तो इसने कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है, तो सीलिया की मूवमेंट और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन से हमारे पास ये जो एग होता है इसने क्या होना होता है, यहाँ पर मूव करना होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो आप लोग पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम नाम क्या दे देते हैं, इनफंडिबुलम। क्या नाम देते हैं जी, इनफंडिब्यूलम का हम इसको नाम दे देते हैं। अब इस इनफंडिबुलम को अगर देखो ना तो यूं इसके अंदर आप लोगों को इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है इस तरह से। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं जी फिम्ब्रे। किसका, फिम्ब्रे का हम इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन हो रही होती है, कहाँ से, ओवरी से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओवरी। ओवरी से क्या जाना होता है, एग जाना होता है। एग ने जो है इस फ्लोपियन ट्यूब में आना होता है। अब जैसे ही एग निकलता है तो सामने इसके क्या प्रेजेंट होता है, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो ये जो फिम्ब्रे होते हैं, जैसे ही हमारे पास क्या होता है, एग निकलता है तो ये उसको पकड़ लेते हैं। अब ये जो फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे में आप लोगों को एक होल मिलता है जिसको हम नाम क्या दे देते हैं जी, ऑस्टियम का। क्या नाम दे देते हैं जी, ऑस्टियम का नाम देते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि एग निकलता है तो फिम्ब्रे कैच करता है, कैच करने के बाद यहाँ पर ऑस्टियम के थ्रू हमारे पास ये जो एग होता है फ्लोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास किसका काम हुआ जी, इनफंडिबुलम का काम हुआ। फिर आप लोग ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, एक यू टर्न पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इस यू टर्न पोर्शन को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं जी एम्प्यूला का। किसका नाम देते हैं जी, एम्प्यूला का नाम देते हैं। अब एम्प्यूला हमारे पास क्या होता है कि ये वो साइट है जहाँ पर क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है। यानी कि अगर स्पर्म आ गया तो यहाँ पर इसकी क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है। यहीं पर एग और स्पर्म ने आकर क्या होना होता है, मिलना होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन देख रहे हो, इसको हम नाम क्या दे देते हैं जी, इस्थीमस का नाम दे देते हैं, इस
थी का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ये जस्ट ओपनिंग होती है इनटू द यूटरस, ठीक है। तो ये हमने पहली चीज़ पढ़ ली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, एंड दैट इज़ दी हमारे पास ओविडक्ट है, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है जी, फ्लोपियन ट्यूब होता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी हमारे पास जो सेकेंड पोर्शन है, एंड दैट इज़ द यूटरस। यूटरस को देखो तो ये आप लोग यहाँ से लेकर, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी यूटरस, ठीक है। इस लाइन को मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास क्या चीज़, यूट्रस। अब यूट्रस का दूसरा नाम हमारे पास वोम भी है, हिस्टेरा भी आप इसको कहते हैं। शेप की अगर आप बात करें तो आप लोग देख रहे हो ये जो है वो इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब का एम्प्यूला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, ठीक है ना, इसमें क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि एग और स्पर्म मिले तो इससे हमारे पास क्या बन गया जी, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। एम्ब्रियो से फिर हमारे पास क्या बनता है जी, ब्लास्टूला बनता है, और ब्लास्टूला से फाइनली हमारे पास क्या बनता है, मोरूला बनता है। तो मतलब क्या है कि एक जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके बाद प्रेगनेंसी ने कंसीव होना होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव कहाँ पर होती है, इस यूट्रस के अंदर होनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूट्रस होता है ना, इसके आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं जी, फंडस का नाम दे देते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जी बॉडी का, ठीक है। इसके अंदर फिर मज़ीद आप लोगों को लेयर्स मिलती हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर इसके बाद नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, सर्विक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है जी, यूट्रस है। अब यूट्रस में हमारे पास ये जो बॉडी होता है ना, इसके अंदर फिर मज़ीद आप लोगों को क्या दिखती हैं, इंपॉर्टेंट लेयर्स दिखती हैं। यहाँ से MCQ आता है और मैंने काफ़ी MCQs इस लेयर से देखे हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस की जो लेयर्स होती है, मैंने इससे जो है वो MCQs देखे हैं। तो सबसे बाहर आप लोगों को जो है, ठीक है, एक लेयर मिलती है, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर होती है। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। सपोज करो ये है जी यूट्रस, इसकी सबसे जो आउटर लेयर होती है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं जी, हम इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या नाम देते हैं जी, पेरीमेट्रियम का नाम दे देते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं सीरोसा लेयर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है। फिर इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, सपोज करो ये दूसरी लेयर है, ठीक है, इस दूसरी लेयर को फिर हम नाम क्या दे देते हैं जी, मायोमेट्रियम। क्या नाम देते हैं जी, मायोमेट्रियम। ये लेयर स्पेशल लेयर होती है, ठीक है ना। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि MTCAT में इस लेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी MCQs पूछे गए हैं। अब ये जो मिडल लेयर होती है ना, ये बनी होती है किस चीज़ से, ये बनी होती है जी स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। फिर हमारे पास सबसे अंदर की तरफ एक लेयर आती है, ठीक है, ये वाली लेयर इंटरनल लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है और इसमें से सबसे ज़्यादा MCQs कंडक्ट किए गए हैं। ये लेयर जो है, यहाँ से MCQ आता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास क्या होती है कि इनर लेयर होती है, मोस्ट इनर लेयर होती है, और इसके अंदर आप लोगों को मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, यानी कि इसमें आप लोगों को जो है वो क्या दिखेगा, ब्लड वेसल दिखेगा। इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखते हैं, आप लोगों को ग्लैंड्स भी दिखते हैं, और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये हो गया। और इसके अलावा ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये एम्ब्रियो को भी क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसको ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, यूट्रस। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ सर्विक्स के बारे में, तो सर्विक्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है और ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया तक आई होती है। फिर हमारे पास इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में थर्ड और लास्ट पोर्शन है, आप लोग ये जो देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, या इसको हम कहते हैं जी क्या चीज़, बर्थ कैनाल का भी इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 3 पोर्शन हमने पढ़े, एक हमारे पास क्या था, फ्लोपियन ट्यूब, दूसरा हमारे पास क्या था,
जी यूट्रस था और तीसरा हमारे पास ये बर्थ कैनाल। तो ये तीनों पोर्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। ओवरी का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब ये जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम फॉलोड बाय द प्रोलिफरेशन। यानी कि जो पीछे हमने यहाँ पर लेयर्स पढ़ी, कितनी लेयर्स पढ़ी, 3 लेयर्स पढ़ी। इसमें जो हमने पढ़ी एंडोमेट्रियम, ये बनती है और फिर ये शेड हो जाती है। मतलब क्या है कि एक मंथ ये बनी, फिर शेड हो गई, फिर अगले मंथ बनेगी, शेडिंग हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये जो एंडोमेट्रियम जो है ये बनती है, ये क्यों बनती है। इसका काम हमारे पास ये होता है कि जैसे कि हमने कहा कि फीमेल की बॉडी में क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और फिर जो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को फूड चाहिए, एम्ब्रियो को ब्लड चाहिए, तो वो यही लेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं होता कि फीमेल की बॉडी में ऑल द टाइम फर्टिलाइजेशन चलती रहे। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं होता। तो फिर हमारे पास क्या होना होता है कि जो सारा इंतजाम एंडोमेट्रियम ने किया था एम्ब्रियो के आने का, ठीक है ना, अगर एम्ब्रियो नहीं आएगा तो फिर ये लेयर क्या करेगी, अपने आप को शेड कर देगी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक फीमेल में होता है तब हमारे पास यहाँ पर जो है वो ओवरी में और यूट्रस में एट अ टाइम चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, एट अ टाइम यहाँ पर चेंजेस हो रही होती हैं। अब अगर हम बात करें कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उनमें जो डेज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो फीमेल में ओवरी में और हमारे पास किस में जो यूट्रस है उसमें कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं। अब ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन देख रहे हो, ये है जी यूट्रस। ठीक है, और ये जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हो ये है जी ओवरी। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं आपको बताती हूँ कि यूट्रस में क्या चेंजेस होती हैं और फिर हमारे पास जो क्या होता है जी, जो हमारे पास ओवरी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं। होता क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास यूट्रस होता है उसमें 3 फेज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। जो फर्स्ट फेज़ होता है वो डे फर्स्ट से लेकर हमारे पास कितने दिनों का होता है, 5 दिन का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होना होता है कि पहले जो हमारे पास यहाँ पर देखिए एंडोमेट्रियम क्या है, ये थिक है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो थिक होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर देखें तो 5वें दिन में वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है ना, शेड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जब ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है तो इस फेज़ को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं जी, मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज का हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये पहला फेज हो गया। फिर दूसरा फेज हमारे पास क्या होता है, 6ठे दिन से लेकर हमारे पास जो है वो 14th डे तक। ठीक है ना, फिर 14th डे तक हमारे पास ये जो फेज होता है, ये यहाँ तक जो आप लोग फेज देख रहे हो। ठीक है ना, इस फेज को हम फिर नाम क्या दे देते हैं जी, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन। अच्छा, यहाँ पर जो है ये नंबरिंग लिखी हुई है, आप इसको छोड़ दो। ठीक है ना, ये नंबरिंग आप लोग छोड़ दो, बस जो मैं बता रही हूँ ना आप लोगों ने वो याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है ना, प्रोलिफरेशन फेज में क्या हुआ था कि जो एंडोमेट्रियम टूटी है उसने क्या करना होता है, दोबारा से बनना होता है। ठीक है, समझ आ गया। फिर हमारे पास क्या होना होता है कि 15th डे से लेकर ये 14th डे तक हमारे पास क्या था, ये जो है वो कौन सा फेज था, प्रोलिफरेशन फेज था। फिर क्या होता है कि 15वें दिन से लेकर 28th डे तक हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियम बनी है ये मज़ीद डिवेलप होगी, मज़ीद ये वेस्कुलराइज होगी, इसके अंदर फिर मज़ीद हमारे पास मसल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस फेज़ को फिर हम नाम क्या दे देंगे, इस फेज़ को हम नाम दे देंगे जी लैक्टियल फेज। ठीक है, लैक्टियल फेज का हम इसको यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंजेस हो रही होती हैं, किस चीज़ में, यूट्रस के अंदर हो रही होती हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एट अ सेम टाइम ओवरी के अंदर भी हमारे पास क्या हो रही होती हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रही होती हैं। ओवरी में आपको 2 फेज दिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ये जो फेज देख रहे हो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, फोलिक्यूलर फेज। किसका नाम दे देते हैं,
फॉलिक्यूलर फेज का इसको नाम दे देते हैं। और ये जो दूसरा फेज होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं जी, ल्यूटियल फेज का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक का होता है, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं 15 से 28 डे, ये हमारे पास कौन सा फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है। अब फॉलिक्यूलर फेज जैसे कि नाम से जाहिर है फॉलिकल, अब फॉलिकल है तो फॉलिकल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी। हमारे पास फॉलिकल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही होती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। यानी कि 14th डे पर हमारे पास ये जो फॉलिकल्स के अंदर एग होता है ये निकल जाता है, मीन टू से यहाँ पर क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद फिर हमारे पास ये जो क्या होता है जी, ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल फिर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर एक वाइट बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्पिकस, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मीन टू से अब ये जो सेल्स होते हैं ये एंड्रोजन सेल होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सेल के तौर पर काम करते हैं। अब इनसे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फीमेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि हमारे पास ये जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में उसकी जो ओवरी है उसके अंदर जो फॉलिकल सेल थे वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उनकी कन्वर्जन जो है वो कौन करवा रहा होता है और कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि जब एक फीमेल जो है ये क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो फीमेल है उनका जो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये फिर क्या रिलीज़ करता है, ये FSH को निकालेगा। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये FSH को क्या करता है, निकालता है। अब ये जो फॉलिकल निकला है, फॉलिकल करेगा दो काम। ठीक है ना, पहला इसका काम हमारे पास क्या होगा कि ये जो फॉलिकल होते हैं, ठीक है, इनको क्या कराएगा, इनको कराएगा जी डेवलप। ठीक है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी ये बनाएगा। और दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास FSH है ना, FSH एक हार्मोन निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। तो ये FSH जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेगा। अब जैसे ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जब यहाँ पर सिग्नल जाता है इस एस्ट्रोजन के निकलने का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जो FSH होता है उसको क्या करा देता है, उसको बंद करा देता है। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन दूसरा काम क्या करता है कि ये जो एंडोमेट्रियम होता है, क्या होता है जी, एंडोमेट्रियम होता है, इसकी जो हमारे पास वॉल होती है उसको क्या करा देता है, उसको भी थिक करा देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास जब एंडोमेट्रियम थिक होती है तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पे फिर सिग्नल जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसको रिलीज़ करेगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर क्या करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है, LH का काम और FSH का काम। ठीक है ना, अब अगर मैं मज़ीद आप लोगों को बताऊं कि जब LH रिलीज़ होगा और ओव्यूलेशन हो जाएगी, और जो हमारे पास फिर सारे जो फॉलिकल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर हमारे पास जो है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है एक और हार्मोन को निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल गया और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम को बनाएगा। ठीक है ना, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगी कि फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगी, दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम बनी थी उसकी यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो एक एग होता है, ठीक है ना, वो एग कैसे बनता है। ठीक है ना, अब ओजेनेसिस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एग। ठीक है ना, अब ये जो ओगोनियम होता है ना, ये आप लोगों को कहाँ पर मिलता है, ये
जो ओवरी होता है, ओवरी का जो हमारे पास क्या होता है जी, कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ओगोनियम मिलता है। और ओगोनियम जो होता है ना, ये एक डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर आप लोगों को जो है वो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पूरी मिलती है। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, ओगोनियम होता है ना, ये यहाँ पर पड़ा रहता है, फॉलिकल के अंदर पड़ा रहता है। मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ डायग्राम में, ठीक है, ओवरी के अंदर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ओवरी। ओवरी में हमारे पास ये जो फॉलिकल थे, ये जो फॉलिकल आप लोग देख रहे हो, इन फॉलिकल्स में आप लोगों को ये जो सेल है ये पड़ा हुआ दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओगोनियम है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बताया था, ठीक है ना। अब ये जो ओगोनियम होता है ना, ये फीमेल की बॉडी में ना ये पड़ा रहता है, ठीक है ना। ये कब तक पड़ा रहता है, जब तक हमारे पास एक जो फीमेल होती है वो अपनी प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंच जाती, ठीक है ना। ये प्यूबर्टी से पहले ये यहाँ तक जो है वो पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी को पहुंच जाती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या है, बिफोर, ठीक है ना, ये पहले पड़ा रहता है। जब एक फीमेल प्यूबर्टी की एज को पहुंचती है तो ये जो ओगोनियम है ये क्या करेगा, ये करेगा जी माइटोसिस करेगा, ठीक है। और माइटोसिस करके ये क्या करेगा, ये प्राइमरी oocyte बनाएगा। अब प्राइमरी oocyte में भी हमारे पास जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2n ही होगी, यानी कि ये हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte फिर क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट करेगा, ठीक है ना। और मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनेगी, एक हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, और दूसरा हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। अब जब हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो यहाँ पर कहानी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कहानी जो है वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो है ना यहाँ पर बहुत ही कम होता है, दैट्स वाई ये डीजनरेट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये मियोसिस फर्स्ट करने के बाद यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है। यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि अगर तो यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर तो हमारे पास स्पर्म नहीं आएगा, तो हमारे पास ये जो सेकेंडरी oocyte है फिर यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अगर तो फिर फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी पर oocyte था, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte में जो दूसरा फेज रहता था मियोसिस का, ठीक है, मियोसिस का यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फेज होगा। मियोसिस के सेकंड फेज के रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ओवम बनेगा, ये एक मेच्योर oocyte होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, एग बनेगा, यहाँ से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, और यहाँ पर भी सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगी कि इस ओवम के साथ जब हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये फिर क्या बना देते हैं जी, जायगोट बना देते हैं। जायगोट फिर इम्प्लांट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, oogenesis। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होते हैं, एमसीक्यूज आए हैं, काफ़ी एमसीक्यूज यहाँ पर जो है वो इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी गोनोरिया की, इसका काजेटिव एजेंट अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। पैथोजन जिसका हमारे पास अगर हम एग्जैक्ट नेम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, नीजेरिया गोनोरिया है, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक, और ये आई इन्फेक्शन टू बेबी, ठीक है, ये काज करता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअली कंटैक्ट है, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको एंटीबायोटिक्स जो है ये प्रेस्क्राइब की जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसकी साइफेलस की, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से फैलता है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। इस ट्रिपोनेमा पैलिडियम का नेम लेकर आपसे पूछा गया है कि इससे जो है वो कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ चुका है। अच्छा जी, ये क्या करता है, किस किस चीज़ को इफेक्ट करता है, डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आईज, बोन्स, जॉइंट, इसके अलावा सीएनएस, हार्ट, स्किन, ये सबको क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। ये भी सेक्सुअली कंटैक्ट के थ्रू ही क्या करता है, फैलता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स इसको दी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की,
हम बात करते हैं जी जेनिटल हर्ब्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास ये वायरस के थ्रू होता है। कौन सा वायरस? हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2। और ये किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटिलिया है, ठीक है ना। इसी तरह से जेनिटल सोरनेस करता है, डैमेज टू आइज एंड सीएनएस इन इन्फेंट्स, ठीक है ना। ये भी सेक्सुअली कंटैक्ट के थ्रू होता है। और यहाँ पर ये जो है हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट देखें तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास लास्ट डिजीज़ की, ठीक है, जिसके बारे में अब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जैसे कि वायरस जो कि काज क्या करता है? एड्स, जिसका नाम हमारे पास क्या है? HIV। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ये भी सेक्सुअली कंटैक्ट के थ्रू ही क्या करता है? फैलता है। सेक्सुअल कंटैक्ट ऑफ मदर टू न्यू बर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, और अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट देखें तो इसकी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट हो जाती है लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि ART थेरेपी इनको यहाँ पर दी जाती है। तो ये हमारे पास मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को MCQs के थ्रू जो है वो बताती हूँ, प्रूफ देती हूँ कि क्या जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो वाकई इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इसमें हमने ये बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है सिवाय किसके। ये कब पूछा गया? ये 2024 में UHS में पूछा गया। कितना ईजी सवाल है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास फीमेल में ओवरीज भी होती है, सर्विक्स भी होती है, ओविडक्ट भी होती है। तो क्या नहीं होती? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती, यानी कि ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में होती है? मेल्स के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन इन ह्यूमन फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। ये UHS 2024 में पूछा गया। ये टॉपिक जो है बेसिकली बर्थ वाले टॉपिक से लिया गया है, यानी कि हमारे पास जो 2025 का PMC सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नहीं है। 2024 में था तो तभी यहाँ पर बर्थ से रिलेट उन्होंने क्वेश्चन डाला है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास बच्चे की जो पैदाइश होती है उसके वक्त जो लेबर पेन होता है, ठीक है ना, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरोन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ये यूट्रस की वॉल्स के पास जाता है और उनकी वॉल्स के जो मसल्स होते हैं ना उनको कंट्रैक्ट कराता है, जिससे लेबर पेन और चाइल्ड बर्थ जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सर्टोलाई सेल प्रोवाइडेड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू। ये कब पूछा गया? UHS 2024 में पूछा गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्टोलाई सेल का फ्लूइड किसको प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देता है। मैंने आप लोगों को जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया और उसमें मैंने कहा कि 2 तरह के सेल होते हैं। एक हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे होते हैं सर्टोलाई सेल। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अगला प्रोसेस करके स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो नरिशमेंट चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोलाई सेल प्रोवाइड करते हैं। तो अब सर्टोलाई सेल किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं? और oocyte को, स्पर्म्स को, पोलर बॉडीज को, ये स्पर्मेटोगोनिया को। तो ये किसको करते हैं जी? ये स्पर्म को करते हैं। समझ आ गया? ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूस। अब इसमें हमने ये बताना है कि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन जो है, इसमें यहाँ पर हार्मोन्स की लिस्ट दी हुई है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा हार्मोन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोड्यूस करता है। ये कब पूछा गया? UHS 2024 में पूछा गया। टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो ये किसको करता है जी? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अब देखो भाई होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन होती है फीमेल में, ठीक है ना, ओवरी के अंदर, तो ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक्ट करता है एज एन एंड्रोजन सेल और वो हार्मोन निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये मैं डिटेल से आपको पढ़ा कर आई हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ द फॉलिकल एक्टरीसिया, ये यूएचएस 2024 में पूछा गया कि फॉलिकल एक्टरीसिया का प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें फॉलिकल रीच मैक्सिमम साइज, फॉलिकल डीजनरेट, ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेट या फिर फॉलिकल स्टार्ट टू मेच्योर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि फॉलिकल जो होते हैं ना हमारे पास क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। फॉलिकल एक्टरीसिया का मतलब क्या होता है, फॉलिकल एक्टरीसिया का मतलब होता है कि फॉलिकल का डीजनरेट होना या फिर ख़त्म हो जाना। तो याद रखिएगा फॉलिकल एक्टरीसिया का मतलब क्या है, फॉलिकल डीजनरेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमस इज टू, एपिडिडाइमस हमने कहाँ पढ़ा था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ये यूएचएस 2024 में पूछा गया। अब हमने इसमें बताना है कि जो एपिडिडाइमस होता है ना इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, कनेक्ट विद यूरिथ्रा, प्रोड्यूस सीमन या फिर होल्ड द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, स्पर्म को, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एपिडिडाइमस होती है ना, ये स्पर्म की मैचुरेशन, स्टोरेज और इसके ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। एपिडिडाइमस कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 7th MCQ है कि इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज। अब हमने बताना है कि स्पर्मेटोगोनिया के बाद कौन सा स्टेज आता है, कितना इजी सवाल है, ठीक है ना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछा गया है, यूएचएस 2024 में पूछा गया। अब इसमें हमने क्या बताना है, कौन सी नेक्स्ट स्टेज होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्म। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, आप भी सोच रहे हो ना, यही है, ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। नेक्स्ट है द डैश इन सीमन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। हमने ये बताना है कि सीमन में कौन सा सब्सटेंस स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ऑक्सीटोसिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना बेसिकली ये फीमेल में होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे स्पर्म मूवमेंट क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। ये ईटा में 2024 के अंदर जो है ये पूछा गया। इसमें हमने ये बताना है कि यूरिन की जो एसिडिटी है उसको कौन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल या फिर वास डेफरेंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, काउपर्स ग्लैंड करते हैं। देखो भाई जो काउपर ग्लैंड होते हैं ना उनकी जो सेक्रीशन होती है ना वो अल्कालीन सेक्रीशन होती है, ठीक है ना, जिससे हमारे पास यूरिथ्रा की एसिडिटी को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द कॉर्पस ल्यूटियम इज एसेंशियली फॉर्म्ड फ्रॉम। अब हमने ये बताना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना ये किस से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर हमने पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था। ये कब पढ़ा था, जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो उसके बाद एक नया सेल बनता है, वो क्या होता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस से बनता है। तो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल, ओवम, ओगोनियम या ओसाइट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, अभी बताया मैंने, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है कि जब इससे एग निकल जाता है तो ये रप्चर हो जाता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है और इसका फिर करैक्टर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो फिर क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। नेक्स्ट है द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज। अब जो आउटर लेयर होती है, हमने यूट्रस में वॉल्स पढ़ी थी, 3 वॉल्स पढ़ी थी, ठीक है ना, तो उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम। तो वो हमारे पास कौन सी होती है जी, पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मीजो, एंडो और हमारे पास मायोमेट्रियम, तो आप जानते हो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मीजोमेट्रियम। अब इसको भी सुन लें कि ये क्या होता है। ये जो हमारे पास मीजोमेट्रियम होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो यूट्रस की जो लिगामेंट होता है ना उसका ये पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डैश इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। अब हमने ये कहाँ से पूछा गया, ये सेक्सुअल डिजीज़ में से पूछा गया। अब इसमें से हमने बताना है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं डिजीज़ के, तो हमने बताना है कौन सी सेक्सुअल कंटैक्ट से जो है वो स्प्रेड होती है, गोनोरिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, गोनोरिया है, ठीक है ना। गोनोरिया बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि
इफ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल स्टार्ट ऑन 10th ऑफ द जुलाई, ठीक है ना, द ओव्यूलेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर। हमने जो है वो जब मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया तो मैंने कहा था जो ओव्यूलेशन होती है ना ओवरी के अंदर जो ओव्यूलेशन का साइकिल चलता है वो 14th डे से हमारे पास क्या होता है 14वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमने बताना है वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 जुलाई को स्टार्ट हो तो ओव्यूलेशन कब होगी। तो इसका ईजी हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई भी आपको डेट दी गई हो, ठीक है ना, कोई भी डेट दी गई हो तो आपने करना क्या है कि उस डेट को लिखना है और उसके साथ जो हमारे पास क्या होते हैं 14th डे होते हैं ना उसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जो हमारे पास क्या आएगा, जवाब आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी यहाँ पर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है क्या ये आंसर है 24 जुलाई। यस, यहाँ पर लिखा हुआ 24 जुलाई। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आपको कोई भी डेट दी जाएगी और साथ में कहा जाएगा कि ओव्यूलेशन कब बकर होगी, तो आपने क्या करना है कि उस डेट के साथ 14th डे को क्या कर देना है, यहाँ पर एडअप कर देना है, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग दी गैमेटोजेनेसिस। अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट में क्या बनता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन किसकी बात हो रही है, मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट में क्या बनता है, ओगोनियम तो हमारे पास फर्स्ट सेल होगा ना, जो जब एक फीमेल पैदा होती है ना तब उसकी बॉडी में अल्लाह पाक रख देते हैं। प्राइमरी ओसाइट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा या फिर सेकेंडरी ओसाइट होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, सेकेंडरी ओसाइट होगा, प्राइमरी ओसाइट नहीं होगा। प्राइमरी ओसाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ओवम नहीं, ओगोनियम जब डिवाइड करता है बाय द माइटोसिस उससे ये बनता है प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। तो ये प्राइमरी ओसाइट हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, आंसर क्या रहेगा, सेकेंडरी ओसाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेप्टाइड हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टुलाई सेल इनहिबिटिंग सेक्रेशन ऑफ द एफएसएच इज। क्या पूछ रहे हैं कि सर्टुलाई सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं जो एफएसएच को जो है वो स्टॉप करता है, टेस्टोस्टेरोन, GnRH, LH या फिर इनहिबिन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, इनहिबिन होता है, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रही है, ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके हार्मोनल कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया कि एफएसएच को किस तरह से बंद किया जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जब मैंने आपको कहा कि जब स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको किस तरह से स्टॉप किया जाता है, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन ह्यूमन टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ आर प्रेजेंट इन। अब हमने ये बताना है कि जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एपिडिडाइमस, इंटरस्टिशियल सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर सर्टुलाई सेल। तो हमारे पास कहाँ पर होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, यानी कि जो स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजोआ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस द फर्स्ट पोलर बॉडी ड्यूरिंग oogenesis in female reproductive system। ये शज़ैम यू 2024 में पूछा गया। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ओगोनियम में फर्स्ट पोलर बॉडी किस सेल से बनती है, ठीक है ना। फर्स्ट पोलर बॉडी किस सेल से बनती है, तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, हम जवाब नहीं पढ़ेंगे, सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा जो है वो हम जवाब देंगे, वो है हमारे पास प्राइमरी oocyte, क्योंकि आप लोगों को oogenesis आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि हमने बताना है कि ह्यूमन फीमेल में ओव्यूलेशन कब होती है, तो आपको पता है 14th डे पर होती है, ठीक है। तो आफ्टर 14th डे ऑफ स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अटैक ऑन T4 लिम्फोसाइट। ये शज़ैम 2024 में पूछा गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमने क्या बताना है कि कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करती है, एड्स है, जेनिटल हर्ब्स है, गोनोरिया या साइफिलिस है। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एड्स है,
ठीक है। T4 लिम्फोसाइट पे ये जाकर क्या करता है, अटैक करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ डिजीज रिजल्टिंग इन कंप्लीट लैक ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इन इजैक्यूलेट, यानी कि इजैक्यूलेशन में स्पर्मेटोजोआ की कंप्लीट कमी को क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ज़ोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है हमारे पास? एजोस्पर्मिया। ठीक है। अब एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि सीमन में कोई भी स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट करें कि जितने भी हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं तो आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि वो इस चैप्टर के किन किन टॉपिक से लिए गए। एक तो वो हमारे पास किससे लिए गए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम मेल की बात करते तो ज़्यादातर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब से लिए गए हैं। दूसरा फीमेल की बात करें तो यूट्रस से लिए, और जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, ठीक है ना, वहाँ से सवाल पूछे गए। और तीसरा जो टॉपिक है जो यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। और ओजेनेसिस और हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, इनसे भी हमारे पास सवाल कंडक्ट हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं ये भी आप लोग अभी पीछे कर कर आ रहे हो, तो इनको ध्यान से कीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है द साइट ऑफ मैचुरेशन एंड द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, यानी कि हमने ये बताना है कि हमारे पास स्पर्म की मैचुरेशन और स्टोरेज की जो जगह है वो कौन सी होती है। सेमिनल वेजिकल, स्क्रोटम, टेस्टिस या फिर एपिडिडाइमस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एपिडिडाइमस होती है। एपिडिडाइमस करता क्या है कि स्पर्म की मैचुरेशन और उसका टेम्परेरी स्टोरेज जो है ये जगह प्रोवाइड करता है। यहीं पर हमारे पास क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी जो है वो यहाँ से जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है। डिटेल से मैंने बताया था कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट है कि विच लेयर ऑफ द यूट्रस नरिश द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, यूएचएस 2025 में पूछा गया। पहला जो है यहाँ पर आप लोग देखो तो कितना इजी सवाल पूछा है, ऊपर वाला। अब नीचे वाला भी उससे ज़्यादा इजी है कि हमने इसमें ये बताना है कि इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो की कौन सी यूट्राइन लेयर नरिश प्रोवाइड करती है। हमारे पास सर्वाइकल एपिथेलियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, एंडोमेट्रियम। क्योंकि एंडोमेट्रियम ही क्या होती है, बनती है और टूटती है। क्यों बन रही होती है, ताकि जो हमारे पास क्या होनी होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है, जो एम्ब्रियो बनना होता है उसके लिए तैयार हो रही होती है कि उसको उसने प्रोटेक्शन देनी है, उसने उसको फूड प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो एंडोमेट्रियम ही क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसीव, रिटेन एंड नरिश अ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द मेन फंक्शन ऑफ, इज द मेन फंक्शन ऑफ। किसका मेन फंक्शन है, यूट्रस का फंक्शन है। यूएचएस 2025 में पूछा गया, कितना इजी सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यू टू। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच सेक्रीशन किस वजह से होती है। डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, डिक्रीज इन एफएसएच, इंक्रीज इन एफएसएच या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज इन दी एफएसएच। जब एफएसएच बढ़ता है तो फिर हमारे पास कौन सा हार्मोन निकलता है, एलएच निकलता है। अगर हम यहाँ पर पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक एफएसएच में इंक्रीज देखें तो इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एलएच सर्ज को, जो कि स्टिमुलेट करता है। और ये जो एलएच है फिर क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। याद रखिएगा, एफएसएच क्या करवा रहा था, एफएसएच फॉलिकल की डेवलपमेंट करा रहा था, लेकिन एलएच क्या करवा रहा है, एलएच जो है वो ओव्यूलेशन करवा रहा है। और एलएच किसके इफेक्ट से निकल रहा है, इंक्रीज इन दी एफएसएच की वजह से निकल रहा है। ये भी याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए, और वही पॉइंट जो है ना आपको डिस्टर्ब करते हैं। सवाल आपसे बहुत इजी पूछा जाता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो और ऐसा लगता है आपने पढ़ा ही नहीं है। तो चीज़ों को माइंड में रखा करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने यहाँ पर बताना है कि फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है ना, हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल को सेकेंडरी कैरेक्टर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन नॉर्मल 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुड यू एक्सपेक्ट द
दी LH सर्ज टू अकर, यानी कि 28 डे के साइकिल में LH सर्ज कब होती है? 7 to 10th डेज पे, 11 to 14th, 15 to 18th या फिर 19th to 22nd। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली 11 से 14 दिनों में। ओव्यूलेशन ये इन्हीं दिनों में होती है ना, तो आपने यहीं पर जो है वो ख्याल रखना है कि LH सर्ज जो है वो 11 से 14 दिनों के दरमियान में होगा। नेक्स्ट हमने जो है वो MCQs देखना है कि द बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब मैंने जब आप लोगों को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि इस टॉपिक से आप लोगों को ना डायरेक्टली काजेटिव एजेंट देकर जो है वो पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी काज करता है। अब देखो यहाँ पर वो आया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पूछा गया? UHS 2025 में। अब हमने इसमें क्या बताना है कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम का जो हमारे पास सबब है वो कौन सी डिजीज बनती है? साइफेलिस, क्लाइमाइडिया, गोनोरिया या फिर जेनिटल हर्ब्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? साइफेलिस। नेक्स्ट है कि विच चेंजेस अकर इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रोलिफेरेट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हमने क्या बताना है कि प्रोलिफेरेट फेज में, ठीक है ना, जो एंडोमेट्रियम में क्या चेंज आता है? इट बिगिंस टू शेड, इट रीजनरेट एंड थिकन्स, इट बिकम सेक्रेटरी या फिर नो चेंज अकर। तो ये क्या होती है? इट रीजनरेट एंड थिकन्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। पहला हमारे पास जो फेज था दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कहाँ पर हो रहा था? यूट्रस में। वो था हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज था। दूसरा हमारे पास प्रोलिफेरेशन था। प्रोलिफेरेशन में हमारे पास क्या था? जो एंडोमेट्रियम टूटी थी वो दोबारा से बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन मेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ यूरोजेनिटल ऑर्गन। ये IBA 2025 में पूछा गया। वो पूछ क्या रहे हैं कि मेल में कौन सा ऑर्गन यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है? यूरिथ्रा, यूरिट्रस, यूरिनरी ब्लैडर या फिर वास डेफरेंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा यूरिन और सीमन दोनों को बॉडी से बाहर जो है वो यहाँ से एक्सक्रीट करता है, इसीलिए इसे यूरोजेनिटल ऑर्गन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द अदर नेम फॉर द इंटरस्टिशियल सेल इन मेल। अब मैंने आप लोगों को सेमिनिफेरस ट्यूब्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को सेल्स बताए थे, और जो हार्मोन की यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन हो रही थी वो भी मैंने आपको बताया था। कहाँ पर हो रही थी? ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स थे ना, उनके अराउंड जो स्पेस थी, जिसको हमने कहा था इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर सेल थे, ठीक है ना, स्पेशल सेल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो उनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, तो उनका हमने यहाँ पर नाम बताना है। तो हमारे पास क्या है? लीडिंग सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सर्डुलाई सेल है या स्पर्मेटोसाइट है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? लीडिंग सेल है, ठीक है ना। यही जो थे वो क्या कर रहे थे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, विच पार्ट ऑफ द यूट्रस डीजनरेट। कितना इजी सवाल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस से ये सवाल लिया गया है। कितना इजी सवाल है कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगी तो कौन सा पार्ट डीजनरेट हो जाएगा यूट्रस में? तो कौन सा होगा भाई? एंडोमेट्रियम, जो बनी थी लेयर, अपने आप को उसने डेवलप किया था, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास अकर नहीं करेगी, वो डीजनरेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि बिजाइड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के अलावा द फंक्शन ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज टू, ये क्या करती है? नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओमन टूवर्ड यूट्रस, सेक्रेशन ऑफ द फीमेल हार्मोन या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम टूवर्ड द यूट्रस, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब हमारे पास ये वो साइट होती है जो कि हमारे पास जो ओवम होता है, ओवम को यूट्रस की तरफ जो है ये क्या करती है? मूव कराती है। कितने इजी सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ओव्यूलेशन अकर एट डे डैश ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब हमारे पास होती है? 14th डे पर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के 14 दिन तक यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? ओव्यूलेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिक्रीज लेवल ऑफ द FSH हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर द रिलीज ऑफ। अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि FSH की लेवल में कमी किस हार्मोन की रिलीजिंग को यहाँ पर क्या करती है? ट्रिगर करती है। HCG, LH, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो किसको करती है? वो LH को करती है,
ठीक है ना। एमडीकैट और पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो एफएसएच है ना, इसके लेवल की चेंजेस एलएच को सर्च करती है, ठीक है ना, जिससे हमारे पास क्या होती है, ओव्यूलेशन ट्रिगर होती है। ठीक है, ये शिज़ामियो 2025 में पूछा गया। मतलब क्या है, घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट रखें आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कि the part of the male reproductive system that maintain the temperature for sperm production is। अब देखो भाई, स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस में कहाँ पे बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर बनते हैं ना। तो अब जो स्पर्म बनते हैं ना, मैंने बताया था कि जो स्पर्म बनते हैं ना, उनको बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम चाहिए, 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। अब ये जो स्पर्म बन रहे थे वो कहाँ पे बन रहे थे, वो टेस्टिस में बन रहे थे। तो स्पर्म के बनने के लिए हमारे पास जो सूटेबल टेम्परेचर है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो जिस स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, स्क्रोटम। नेक्स्ट है हमारे पास के विच टेस्टिक्यूलर सेल इन ह्यूमन मेल विद हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल स्टार्ट द एंडोक्राइन एक्टिविटी। ये नम्स में पूछा गया। अब इसमें क्या पूछा गया कि टेस्टिस की कौन सी सेल एंडोक्राइन एक्टिविटी करती हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोलाई सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर लीडिंग सेल्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, लीडिंग सेल्स होते हैं। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, लीडिंग सेल्स ही एंडोक्राइन सेल्स हमारे पास होती हैं मेल्स के अंदर, जो कि टेस्टोस्टेरोन सेक्रीशन जो है यहाँ पर ये करवाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ कंट्रैक्टाइल मसल। नम्स में 2025 में पूछा गया, यूट्रस से पूछा गया कि यूट्रस की कौन सी लेयर जो है कंट्रैक्टाइल मसल से बनी होती है। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, बोथ एंडो एंड मायोमेट्रियम। तो हमारे पास क्या होती है जी, मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम बेसिकली स्मूथ मसल के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती है, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान यहाँ पर कंट्रैक्शन कराती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर इन ओव्यूलेशन, यानी कि जो फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होती है। ठीक है ना, अब ओव्यूलेशन हमने इसमें क्या पता ना कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम ओव्यूलेशन फेलियर का यहाँ पर काज होती है, पिट्यूटरी, प्लेसेंटा, थायराइड या फिर हमारे पास क्या होता है, एड्रिनल। तो हमारे पास क्या होता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड के। देखो भाई, हमारे पास जो फीमेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल होता है ना, वो बेसिकली कहाँ से हो रहा होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच को क्या करवा रहा होता है, रिलीज़ करवा रहा होता है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि पीछे जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वही क्या हो रहा है, वही डिस्टर्ब है, वही हमारे पास क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं हो रही। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन दी। KMU 2025 में पूछा गया कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, फलोपियन ट्यूब। देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होती है, तो ये नहीं होगा। ओवरी में ओव्यूलेशन हमारे पास होती है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। वेजाइना जो है वो एक्सटर्नल हमारे पास क्या होता है, जेनिटल ऑर्गन होता है। और हमारे पास क्या होता है जी, फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब में हमारे पास जो एम्प्यूला पार्ट था ना, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रही होती है जी, फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सेल ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब मॉइस्टन एंड द नरिश द ओवम। अब हमने बताना है कि फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा सेल जो है वो ओवम को मॉइस्ट और नरिश करती है। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, जर्म सेल या फिर एंडोमेट्रियल सेल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है, नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितना इजी सवाल है, KMU में पूछा गया है। इसमें हमने क्या बताना है कि इन ऑप्शंस में जो नीचे दिए गए हैं इनमें कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ये भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी है। टेस्टीज नहीं है। टेस्टीज बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट प्राइमरी, या हम यूँ कहते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन है। तो सेकेंडरी ऑर्गन हमारे पास क्या थे, सारे के सारे एक्सेसरी ग्लैंड थे। तो हमारे पास टेस्टीज जो हैं एक्सेसरी ग्लैंड में नहीं आता।
नेक्स्ट हमारे पास है कि साइफेलस इज काज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखो डायरेक्ट बीमारी का नाम लेकर पूछा गया। पहले जो हमने एमसीक्यूज किया उसमें क्या था, काजेटिव एजेंट का नाम लेकर बीमारी पूछी थी। अब डायरेक्ट बीमारी का नाम देकर जो है वो काजेटिव एजेंट पूछा गया। कहाँ पर, कि MU 2025 का ये सवाल है। तो इसमें स्पाइरोकीट है, कोकाई है, बेसिलस है या फिर विब्रो है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, स्पाइरोकीट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि implantation of the embryo occur in which part of the female reproductive system। कितना इजी सवाल है, ठीक है ना। ये BUMHS में पूछा गया 2025 में। तो ये कहाँ पर होती है, यूट्रस में होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, प्रोडक्शन ऑफ द FSH, सिक्रीशन ऑफ द इनिबन, सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या नहीं होती, प्रोडक्शन ऑफ द FSH नहीं होती। ठीक है, FSH बेसिकली हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि the part of the male reproductive system involved in the storage and the maturation of the sperm। इसमें हमने ये बताना है कि sperm की storage और maturation किस part में होती है, scrotum, vas deferens, epididymis या फिर testes। ये दोबारा हमारे पास सवाल आ गया, पहला भी यही सवाल आया था। ठीक है ना, यहाँ पर BUMHS 2025 में पूछा गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एपिडिडाइमस में हमारे पास sperm की maturation भी होती है और उसका यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काजेटिव एजेंट ऑफ द गोनोरिया। अब यहाँ पर देखिए दोबारा पूछा गया, बीमारी का नाम देकर उसका काजेटिव एजेंट बताना है। BUMHS में पूछा गया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस या फिर निजेरिया गोनोरिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, निजेरिया गोनोरिया हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब हमारे पास लास्ट MCQ है कि आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है ना, जब ओव्यूलेशन हो जाती है, द रप्चर्ड फॉलिकल इन ओवरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू किस में, कॉर्पस ल्यूटियम। कितना इजी सवाल है, इतने इजी सवाल अगर आप आएंगे तो आप लोगों को क्यों ना आए। ठीक है, आप लोगों को कंसेप्ट भी दे दिया है, तो इस तरह के अगर सवाल आएंगे तो आप लोगों को क्यों नहीं आते ये। ठीक है ना, आप लोगों के मार्क्स क्यों डिडक्ट हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो। MCQs की स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, समझा करें। ठीक है, फिर ही इसका जो है वो आंसर लगाया करें। अगर नहीं आ रहा उसको छोड़ें, अगले पे चले जाएं। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग कर लेंगे, दोबारा जो आप लोगों का MCQ स्किप हुआ था आप लोगों ने दोबारा उस पर आना है, उसको टाइम देना, थोड़ा सा सोच के ना उसका जवाब आप लोगों ने जो है वो फाइंड करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।